नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और हमारे सब्जेक्ट को लेकर के विषय को लेकर के प्रारंभ करते हैं। कल हमने जो कक्षाओं में सामाजिक प्रकृति के बारे में बात की थी, समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, उस संदर्भ में समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, प्रयोग करने के आधार पर उसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। अर्थात जो समाज शास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किए जाने के कारण समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में माना गया है और कहा गया है, ऐसा कई समाज शास्त्रियों का मत है। इसके विपरीत यदि हम चलें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अन्य कई समाजशास्त्री या कई विद्वान ऐसे हुए हैं जो समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति होने पर संशय पैदा करते हैं और वो ये मानते हैं कि जो समाज शास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है। और इस कथन की पुष्टि के लिए वो कई ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उसकी वैज्ञानिक प्रकृति नहीं है। इस संदर्भ में कई विरुद्ध आपत्तियां भी उन्होंने लगाई हैं। क्यों लगाई हैं? इसके पीछे उन्होंने ये 4-5 कारण बताए हैं। इन कारणों के कारण ही समाज शास्त्र को एक विज्ञान के अंतर्गत या वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, ऐसा उसके लिए विरुद्ध आपत्तियां बताई गई हैं। ऐसा कई विद्वानों का और समाज शास्त्रियों का मत है। तो इसी के आधार पर आज हमारा जो विषय है वो है समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियां। यानी क्या कारण है जिसके कारण से समाज शास्त्र के विरुद्ध आपत्तियां दर्शाई हैं, क्या बताने के लिए कि वह विज्ञान नहीं है। इसी के अंतर्गत हम पहला कारण लेते हैं जो ये साबित करने का प्रयास किया गया है कि जो समाज शास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। तो पहला कारण क्या है? वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव। वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव होने का क्या कारण है? समाज शास्त्र को क्या कहा गया है? समाज का विज्ञान है, ठीक है। और जो समाज का विज्ञान है वो किस पर आधारित है? सामाजिक संबंधों पर आधारित है। और सामाजिक संबंधों पर आधारित होने के कारण वो जो अध्ययन करता है समाज शास्त्र, वो किसका करता है? सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। तो जो समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से जो समाज के जो प्राणी है, यानी कि व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, वो समाज का ही एक अंग है। वो उसी का एक प्राणी, जो मनुष्य जो एक प्राणी है वो एक सामाजिक प्राणी है। अब जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य के अंतर्गत उसके अंदर जो है आंतरिक, उसके अंदर उद्वेग भी है, भावनाएं भी हैं। तो क्या करता है? एक जब समाज शास्त्री समाज के संबंधों का अध्ययन करने जाता है तो वो मनुष्य के, व्यक्ति के उद्वेगों और भावनाओं से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। भले ही वो शुरुआत में कितना ही तटस्थ हो, भले ही कितना दृढ़ हो, भले ही कितना स्थिर हो, लेकिन अंत में जाकर के कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं, उसकी उद्वेग वो उसके साथ में शामिल हो जाती हैं और वो उन भावनाओं से, उद्वेगों से अपने आप को एक समाज शास्त्री या अनुसंधानकर्ता उससे अलग नहीं रख सकता। इसी कारण से जब उसका अध्ययन किया जाएगा तो वो तटस्थ अध्ययन नहीं कहलाएगा। इसी कारण से समाज शास्त्र को वैज्ञानिक तटस्थता के अभाव के कारण ही उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना गया है, ऐसा अनेक समाजशास्त्रियों का मत है। इसके पीछे हम दूसरा कारण माने तो दूसरा कारण है प्रयोगशाला का अभाव। प्रयोगशाला का अभाव का क्या अर्थ है?
जैसे यदि हम किसी विज्ञान की बात करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो रसायन हो, कोई भी विज्ञान होगा, तो उसका जब प्रयोगशाला में किसी भी भौतिक वस्तु का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो प्रयोगशाला क्या हो गया, विज्ञान का एक आवश्यक अंग है। अब लेकिन और प्रयोगशाला में क्या होगा, उसमें तथ्यों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होगी जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो। लेकिन समाज शास्त्र में क्या है, कोई भी प्रयोगशाला नहीं है। अर्थात क्यों, क्योंकि हम ये चीज पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि समाज शास्त्र समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों और सामाजिक संबंधों के अंतर्गत मनुष्यों के प्राणियों का अध्ययन किया जाएगा। तो जो उनकी भावनाएं या उनके व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाएगा, उसको किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करके नहीं देखा जाएगा। जैसे मनुष्य की कोई भौतिक वस्तुओं की भांति उसको टेस्ट ट्यूब में रख करके टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि किसी का व्यवहार को नापना हो, तो क्या उसको व्यवहार को, व्यक्ति या मनुष्य के व्यवहार को किसी का प्रयोगशाला में ले जाकर के टेस्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसी कारण से भी प्रायोगिक रूप से भी उसको सिद्ध न कर पाने के कारण ही समाजशास्त्रियों ने उसके विरुद्ध आपत्तियां दर्शाई हैं कि इसे समाज को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। तीसरी बात वो करते हैं, सामाजिक घटनाओं की माप असंभव। ये क्या है कि जैसे सामाजिक घटनाओं की माप असंभव कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई एक मकान है, तो मकान को आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसको एक इंजीनियर होगा तो उसको वो नाप तोल कर करके बता सकेगा। इसी के विरुद्ध जब हम दूसरे तथ्यों को, सामाजिक घटनाओं को या सामाजिक अन्य संबंधों की यदि हम माप तोल करना चाहें, तो क्या उन तथ्यों को हम माप सकते हैं? क्या तौल सकते हैं? क्या पिता पुत्र के संबंधों को तौला जा सकता है? नहीं तौला जा सकता। उनका मापन या मापना संभव नहीं है। इसी कारण से भी इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखने का यह भी एक कारण है। चौथी बात करते हैं, भविष्यवाणी का अभाव। तो भविष्यवाणी का अभाव क्यों है? क्योंकि समाज में निरंतर परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं और परिवर्तनशील होने के कारण समाज की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और समाज में जो होने वाली घटनाएं हैं उनमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन होता रहता है। और इसी कारण से एक समाज शास्त्र की, जैसे विज्ञान के जो नियम होते हैं, उन नियमों को अंतिम में निष्कर्ष निकालने के बाद में हम उसे सिद्ध करके बता सकते हैं, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने में थोड़ी सी कठिनाई होने के कारण भी उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस कारण से भी यह वैज्ञानिक श्रेणी की अंतर्गत उसको वैज्ञानिक प्रकृति नहीं मानने का यह भी एक कारण है। अंतिम बिंदु, वैज्ञानिक नहीं मानने के पीछे जो कारण है वो है सार्वभौमिकता का अभाव। सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ का अभाव क्यों है कि समाज शास्त्र के विज्ञान होने के संबंध में कहा गया है कि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम लागू हर जगह हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए रूस है, इंग्लैंड है, और या कहीं भी अन्य भी जगह विदेश में भी समान रूप से नियम लागू हो सकते हैं, उसी प्रकार समाज शास्त्र के नियम हर देश और हर परिस्थिति में अलग अलग होंगे। किसी देश की पृष्ठभूमि अलग है, वहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। ऐसे ही विभिन्न राष्ट्रों की अपनी अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और पृष्ठभूमि अलग होने के कारण भी जो नियम है वो सभी जगह एक दूसरे के ऊपर लागू नहीं हो सकते। इस कारण से भी समाज शास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो आज हमने समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियों के इन 5 कारणों की चर्चा यहाँ पर आज हमने समझने का प्रयत्न किया है, और अगली कक्षा में
फिर अगली यूनिट या कुछ अन्य सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।